हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendharclasses.uk। तो कल हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा था हमने, और हमने उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कल, और हमने उनका जो लाइन थी उनका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से देखा था हमने, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 वेयर a1 एंड b1 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा हमने पढ़ा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर a2 एंड b2 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्या है 3.1 एक्सरसाइज? तो फर्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, आप लोग अपनी बुक में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now, ठीक है। I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically, ठीक है, दोनों में बताना है। तो देखो, अगर हमने इस सिचुएशन को अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो वो हो जाएगी एल्जेब्रिकली, और अगर हमने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया तो वो हो जाएगा ज्योमेट्रिकली, ये ग्राफिकली मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 5 सेकंड तक पढ़िए जरा अपने आप। हाँ, तो देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है वो अपने डॉटर से बोलता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब मैं तुमसे, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना यानी 7 times एज का था, और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, ठीक है। फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया अब से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, और मैं तुम्हारी एज का 3 times रह जाऊंगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि मान लिया मुझे मेरी एज पता करनी है कि आज से मैं 7 साल पहले कितने का था, या अब से मैं 3 साल बाद कितने का होऊंगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? मतलब मैं अभी यहाँ पर हूँ प्रेजेंट में, ठीक है। मुझे आफ्टर की पता करनी है एज, और यहाँ पर मुझे एगो की पता करनी है, यानी पहले की पता करनी है, और फिर इसके बाद की पता करनी है एज। और अभी मैं कहाँ हूँ? प्रेजेंट में हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर एज पता करनी है और यहाँ पर एज पता करनी है, तो मुझे ये वाली एज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मुझे प्रेजेंट एज पता होगी तो मैं आफ्टर की भी पता कर सकता हूँ और पहले के भी पता कर सकता हूँ। तो देखिए, जो हम यहाँ पर एज, हमें प्रेजेंट एज इसकी नहीं गिवन है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे। और लेट किस फॉर्म में करेंगे? वेरिएबल के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, तभी तो हमें पेयर मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो अगर हम इनकी दोनों की एज लेट करेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो एक्स वाई के फॉर्म में लेट कर लेंगे, तो ठीक है। तो लेट करते इसमें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या आएगा? एक्स ईयर लेट कर लिया मैंने यहाँ, ठीक है। फिर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर,
यहाँ एस लगाते हैं यार, फर्स्ट एस। आफ्ताब डॉटर, क्या लेट कर लिया हमने, वाई ईयर लेट कर लिया। मतलब जो अभी आफ्ताब कितने का है, एक्स ईयर का है, और उसकी जो डॉटर है उसके साथ है वो कितने की है, वाई ईयर की है। तो अगर मैं इसकी एज 7 साल पहले पता करना चाहूँगा, मान लिया कोई बंदा है ना, कोई है ये, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट एज में अभी ये 10 का है, 10 ईयर का है, ठीक है, तो आज से 7 साल पहले 7 ईयर एगो कितने का रहा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 3 ईयर का रहा होगा ये। समझ में आ रही बात। और अब से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 ईयर का ये बंदा हो जाएगा। तो सेम देखिए यहाँ पर तो हमें नंबर में मैंने मुझे तो एज नंबर में पता थी, तो इसलिए मैंने सीधे नंबर को 7 से माइनस कर दिया, 3 ईयर मिल गया, और नंबर को मैंने 3 में प्लस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 13 ईयर मिल गया। अब वही काम यहाँ पर भी करना है कि यहाँ तो एक्स है, वेरिएबल में है, लेकिन ऐड आपको नंबर ही करने, जो हमें दिया होगा ना वो ऐड कर लेंगे हम, कि 7 साल पहले कितने का था, यानी 7 ईयर एगो, दोनों कितने के रहे होंगे, दोनों कितने के रहे होंगे, 7 ईयर एगो, ठीक है। तो अगर आफ्ताब अभी x का है प्रेजेंट में, तो 7 ईयर एगो कितने का रहा होगा, ये -7 का रहा होगा, यानी x - 7 ईयर इसकी एज रही होगी। x समथिंग कुछ भी हो सकता है, जो कि आंसर में आएगा वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसकी डॉटर 7 ईयर पहले कितने की रही होगी, y - 7 की रही होगी। तो ये इनकी 7 ईयर एगो की जो है एज है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब कितने का, x - 7 ईयर का, और उसकी डॉटर कितने की, y - 7 ईयर की, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो, मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था 7 साल पहले। तो इसका मतलब अगर उसकी डॉटर 7 की रही होगी 7 साल पहले, तो आफ्ताब कितने का रहा होगा, 7 टाइम्स इसका 7 टाइम, यानी कितने का रहा होगा वो, 49 ईयर का रहा होगा। मान लिया, लेट कर लिया हमने, कितने का रहा होगा वो, 49 ईयर का रहा होगा वो। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 इज इक्वल टू 7 × y - 7, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, x - 7 इक्वल टू 7y, 7 7 सा 14 -49, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो x - 7y हो जाएगा बच्चे, इसको इधर लेकर आएंगे, और ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा, तो -49 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। तो x - 7y इज इक्वल टू -42 आपको मिल गया यहाँ पर। तो देखो इक्वेशन ये मिल गई, ये एल्जेब्रिकली फॉर्म मिल गया इसका, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया, यानी पता कर लिया, और डॉटर की पता कर ली XY, तो हम 7 साल पहले की एज पता कर सकते हैं, यानी 7 साल पहले आफ्ताब इतना रहा होगा x - 7, और डॉटर y - 7 रही होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि जो आफ्ताब का एज था, आफ्ताब की जो एज होगी वो डॉटर की 7 टाइम्स रहेगी, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से लिख लेंगे कि आफ्ताब एज इक्वल टू 7 × डॉटर एज, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। कैसा इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड चीज़ क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा,
आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा? आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? प्लस हो जाएगा इसमें 3, x प्लस 3 ईयर, ठीक है। और उसकी डॉटर कितने की हो जाएगी? डॉटर एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल बाद वो 3 टाइम का रह जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की एज भी तो बढ़ेगी उतनी, डॉटर की जो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मिलेगा आपको यहाँ से? जो x प्लस 3 जो आफ्ताब एज है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, ठीक है। तो सॉल्व करते इसको। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, इसको y को, तो x माइनस 3 इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गई। तो आपको 2 पेयर मिल गए कि नहीं मिल गए? एक पेयर मिल गया ना, एक ये और एक ये। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल में। देखो xy और xy। अब इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। क्या फाइंड करेंगे? इनकी वैल्यू, और इनको ज्योमेट्रिकली दिखा देंगे, क्योंकि अभी तो हमने एल्जेब्रिकली दिखा दिया है। तो देखो यहीं पर मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो हमें इसका अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होंगी, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ x को 0 पुट कर दूँ तो 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 मिलेगा आपको, यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस 42 अपॉन 7, माइनस का कितना मिल गया? प्लस का 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस 42, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू कुछ और पुट करके देखते हैं, ठीक है। क्या पुट करेंगे x की वैल्यू हम यहाँ पर? अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पर 7 पुट कर दें, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर दें? 7, तो क्या मिलेगा आपको? 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो 49 बन जाएगा ये। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 7 7 सा 49, तो ये भी कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए इसके लिए देखते हैं। x y, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस, अब x हटा दो आप यहाँ से, यानी 0 हो गया, तो ये माइनस का 3 इसको 6 को डिवाइड कर देगा, तो 3 2 जा 6, यानी माइनस 2 मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? 3, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? 3, ध्यान से देखिएगा तो क्या बनेगा? अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इधर आके? 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 3, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस का 1। तो यहाँ कितना मिल जाएगा बच्चे? माइनस का 1 मिल जाएगा। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ? इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर।
ये क्या है, एक्स है, एक्स डैश, दिस वाई एंड वाई डैश, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स में देखिए कितना जाना हमें, हाईएस्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इधर कितना जाना, हाईएस्ट 7 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर -1 -2 -3, फिर यहाँ पर -1 -2 -3। अब देखिए फर्स्ट देखिएगा 0,6 कहाँ मिलेगा आपको, x0 y6, तो ये मिल गया, ये पॉइंट है 0,6 है। फिर 7,7 कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए 7 है और ये 7 है, ये है आपका 7,7। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर, ये मिल गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन मिली ये कौन सी वाली है, ये कौन सी इक्वेशन है, x - 7y = -42, ये वाली लाइन मिल गई आपको। अब देखिए दूसरे के लिए 0, -2, 0, -2, तो 0, -2 ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, 0, -2 x0 y -2, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल गया, 0, -2 मिल गया बच्चे। 3, -1, तो देखिए 3 ये है और -1 ये मिल गया, देखिए 3, -1, तो एक पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, इतने बहुत हैं। और इनको हम इस तरह से क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे और ये इस तरह से आगे तक ये चले जाएंगे, ठीक है। हम 3 पॉइंट भी निकाल सकते थे इसमें, लेकिन 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। तो हमें इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ये मिला x - 3y = 6 का, ठीक है। आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अब इसका मैं केवल इसका एल्जेब्रिकली करूँगा मैं रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली आपको करना होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जो है टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कि जिससे मुझे यहाँ ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाना ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने आप ज़्यादा सीखें, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग अपने आप मैथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब बिल्कुल हार जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं आपको दोबारा वीडियो बना के फिर उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है, मैं उसका केवल एल्जेब्रिकली कराऊंगा, ज्योमेट्रिकली आपको अपने आप करना है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 rupees. Later, C buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300, यानी 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically, ठीक है। तो इसको ऊपर से पहले समझते हैं। देखिए एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो जो है 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है और दुकान वाले को कितना देता है, 3900 रुपये देता है, ठीक है। उसने बैट, 2 चीज़ें ली हैं उसने, बैट ली और बॉल ली। तो 3 बैट लिए और उसने बॉल कितनी ली, 6 बॉल। तो उसने पे कितने करा, इतना पे किया उसने उसको। फिर इसके बाद उसी कोच ने वही बैट और वही बॉल, ठीक है ना, ठीक है, अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, यानी एक बैट है, सी बाइस अनदर बैट एंड 3 बॉल, ठीक है। एक बैट लिया उसने और 3 बॉल ली, ठीक है। तो उसने कितने पे किए, इतने
1300, मतलब अनदर बॉल, हाँ ठीक है, अनदर बैट है और 3 मोर बॉल लिए और, ठीक है, तो उसने जो है 1300 रुपये दिए। तो याद रखिएगा कि हमें टोटल पे तो पता है कि उसने कितना किया, लेकिन हमें इनका पे नहीं पता, इनकी कॉस्ट नहीं पता है। यानी अगर हमें कॉस्ट ऑफ वन बैट अगर पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ वन बॉल अगर पता चल जाए, तो हम पता कर लेंगे। टोटल हम अगर ऐड करेंगे तो 3900 आया कैसे, ये पता चल जाएगा। अगर हम एक बैट का कॉस्ट पता करेंगे तो हमें 3 बैट का कॉस्ट पता चल जाएगा। एक बॉल का कॉस्ट पता कर लेंगे तो 6 बॉल का कॉस्ट पता चल जाएगा, और उन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि जो वन बैट है, यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स लेट कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या लेट कर लेते हैं, वाई। तो अगर एक बैट आप मार्केट में जाते हैं और वेरिएबल की फॉर्म में अगर लें, अगर एक बैट आप लेने जाते हैं वो एक्स रुपीज़ का मिलता है, तो आपको 3 बैट कितने के मिलेंगे। अगर एक एक्स का है तो 3 कितने के मिलेंगे, 3x का है। ऐसे ही अगर 6 बॉल, एक बॉल आपको अगर y की मिलती है तो 6 बॉल कितने की मिलेंगे आपको बच्चे, 6y की मिलेंगी। अब ये जो 3x और ये 6y है, दिस इज अ कॉस्ट, ठीक है, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो ये है, अब ये क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो अब आप मार्केट से 3 बैट लेकर आए 3x का और बॉल लेकर आए 6y का, तो अब आपने कितने उसको पे किए, 3900 रुपीज़। तो ये कॉस्ट बन गई और उसको ऐड करके इतना आ गया। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट, सेकंड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, सॉरी पहले बैट करेंगे, वन बैट एक्स रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई रुपीज़, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बनेगा यहाँ पर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जब एक बैट आपको x का मिलता है तो 3 बैट कितने के मिलेंगे, 3x के। और जब एक बॉल y की मिलती है तो 6 बॉल कितने के मिलेंगे बच्चों, 6y की। तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसको, 3900 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं। ये पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन मिल गई आपको, सब सिंपल सी बात है। अब देखिए सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि अगर एक बैट मैं लेने जाऊंगा तो x का मिल रहा है, ठीक है, एक ही बैट तो लिया उसने यहाँ पर दोबारा, ठीक है। फिर उसने कितनी बॉल ली, 2 बॉल, तो 2 बॉल कितने के मिलेंगे, जब एक y की है तो 2y, तो उसने कितने रुपए दिए, 1300 रुपये दिए। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो ये इसका क्या है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली आप लोगों को करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर अपने आप करेंगे और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ आपने कर लिया, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं, ठीक है। अगर आप लोग करेंगे तो ही मैं आगे मोटिवेट होकर के आपको और अच्छे से बता सकूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना आप लोगों को, ठीक है। अगर आपने किया तो यस कीजिएगा, आप और आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation algebraically and geometrically. मतलब आप मार्केट जाते हैं एक दिन और आप 2 kg एप्पल लेके आते हैं और 1 kg ग्रेप्स लेकर आते हैं, और आप उस शॉप वाले को कितना देते हैं, 160 रुपये देते हैं, 160 रुपीज़ आप उसको पे करते हैं। फिर कुछ महीने बाद आप मार्केट गए, 4 kg एप्पल लेकर आए और 2 kg ग्रेप्स लेकर आए, तो आपने कितना पे किया, 300 रुपीज़ पे किया। मतलब यहाँ देखिए क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसका कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तभी यहाँ पेयर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे,
ठीक है, क्वांटिटी चेंज हुई लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट सेम रहेगा इनका 1 महीने के बाद भी। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, देख लो 1 kg एप्पल कितना हो जाएगा, x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितना, y रुपीज़, है नहीं। अगर हमने एक एक केजी का पता कर लिया तो बाकी चाहे जितना दिया हो हम सबका पता कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आप लोग लिख लेना इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg सेब का रेट कितना होगा बेटा, 2x होगा, और 1 kg का कितना है, हमें y पता है, तो 2x + y, और आपने कितने पे किए उसको, 160 रुपीज़ पे किया। तो ये पहला लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया। फिर आप 1 महीने के बाद जाते हैं, आप वहाँ से 4 kg क्या लेकर आते हैं, सेब, लेकिन रेट कॉस्ट उसका उतना ही है, तो 4x पे करेंगे आप उसको, और आपने अंगूर कितने लिए, 2 kg लिए, यानी 2y हो जाएगा यहाँ पर उसका रेट, और कितने पे किए उसको, 300 रुपीज़ पे किए। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो आप लोगों को ये कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ये तो मैंने अलजेब्रिकली कर दिया है, ग्राफिकली आपको करना है। सो प्लीज़ ग्राफिकली ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कल हम सेकंड एक्सरसाइज 3.2 मतलब थर्ड चैप्टर का 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ को देखे हम कैसे बताएंगे कि ये 2 लाइनें पैरेलल हैं या जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट। ठीक है, तो वो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।